जी अस्सलाम वालेकुम to all of you dear students, BS English 6th semester. Hope all of you are fine and have been enjoying good health in a healthy atmosphere. मेरी आवाज़ आई होप क्लियर आ रही होगी and Yes. thank you. So yesterday we have discussed about a drama Pygmalion written by G. B. Shah and the life history of G. B. Shah and his traits, his literary works, his topics, and his approaches to the society. Uh, and yesterday we discussed especially characters of the drama Pygmalion and topic Pygmalion. ओके कल हमने जो पिगमिलियन का टॉपिक डिस्कस किया था तो उसमें एक क्वेश्चन भी बनता है कि रिलेट द टॉपिक इज देयर एनी रिलेशन ऑफ द टॉपिक टू द ग्रीक मैथोलॉजी ओके तो जाहिर बात है इसका ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेशन है तो यू हैव टू जस्टिफाई दिस क्वेश्चन विद योर एम्पल आंसर ओके तो टुडे बिफोर वी स्टार्ट ओवर लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप उम्मीद है आप सब ठीक ठाक तो है ना आवाज क्लियर आ रही है सुमेरा Yes, अलियास अनीला yes, sir. सवा Yes, शुमाइला sir. तबस्सुम शुमाइला करम अभी तक कितने बॉयज हैं और कितनी गर्ल्स हैं नीला रिजवेरा बॉयज काम है मेरा ख्याल है एक तो इकरा खालिद है इकरा करम शहजाद है कौसर परवीन है एंड महविश मोहम्मद शहजाद इज ओवर हियर एंड मुसव्वर हुसैन इज ओवर हियर ओके तो ये हमारा थर्ड प्ले है ऐसा ही है तो Yes, जी sir. Third. हाँ बाकी आज कोई मुझे इसकी जो कंटेंट लिस्ट मैंने आपको शेयर की थी वो भी मुझे एक दफ़ा ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा फोर्थ वन कौन सा हमने पढ़ना है पिगमिलियन के बाद वैसे किसी को पता है चलो खैर जिसके पास कंटेंट लिस्ट होगी मैंने शेयर की थी बट मुझसे डिलीट हो गई है तो वो दोबारा ग्रुप में शेयर कर दें इफ समवन हैज दैट कंटेंट लिस्ट ओके तो पिगमिलियन जो कल हमने पढ़ा था कि ग्रीक मैथोलॉजी से ये एक टॉपिक लिया गया है ये करेक्टर है स्कल्प्टर था और ये जो है स्कल्प्टर इसने एक स्टैचू बनाया था ये किंग था बेसिकली और स्कल्प्टर भी था मिसओजेनिस्टिक था आई मीन फेमिनिस्ट नहीं था अगेंस्ट फेमिनिज्म था मिसओजेनिस्टिक था एंड बट इसने कोई स्कल्पटर बनाया आइवरी से तो वो स्टैचू इस कदर खूबसूरत था कि वो उसे देखकर ही उसके उसके प्यार में मुब्तला हो गया तो उस टॉपिक की पोएम थी बेसिकली एक नैरेटिव पोएम थी जो कि ओविड एक राइटर है रोमन राइटर है उसने लिखी थी और उसकी बुक का नाम था मेटामॉर्फोसिस तो जो वो मुजस्मा था वो जो आइवरी का मुजस्मा था औरत का उसका नाम गेती था तो वो जो गेती था मुजस्मा जो औरत का उसके प्यार में वो हो गया था इसी टॉपिक को लेके जो है इसने अब कहाँ तक इसको किया है ये तो आप जब ड्रामा ओवरऑल पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा तो इसमें कल जो करेक्टर्स थे तो मैं नेम लेता हूँ आप मुझे बताते जाएं वो कौन कौन है फिर आगे थोड़ी सी स्टोरी हम आज इसकी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली वाइज जो है उसी को लेते हैं सबसे पहले हम लेते हैं नाम है जी मिसेस एंसफर्ड मिसेस एंसफर्ड हिल्स है ऐसा ही है आप कोई मुझे नाम बताएगा टोटल कितने नाम थे कितने करेक्टर थे
Anybody else? Anybody of you wanna share? Uh, wanna tell us the names of characters of Pygmalion if you have some remembrance? Yes, Anila Ijaz, Ikra Sajid, Ikra Maria, Mehwish Tabassum, Ikra Khalid. 11 characters थे. टोटल 11. ओके, तो क्या Yes, sir. अच्छा नाम उनके थे? फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली वाइज वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिवाइज दोज नेम्स, रिपीट दोज नेम. मिसेस हंसफर्ड हिल, मिसेस हंसफर्ड हिल वन. उसकी बेटी कला Clara. क्लारा हंस. ओके. Clara, sir. उन ओके उनका बेटा था फ्रेडी हैंसफोर्ड हिल है. ये तो एक फैमिली हो गई हैंसफोर्ड हिल, इनका कॉमन Sir. फैमिली नेम है, इसलिए वो मिसेस हैंसफोर्ड हिल एंड सो ऑन. दूसरी फैमिली थी जी, दूसरी फैमिली कौन सी थी? हिगिंस. हिगन्स जो थे, हेनरी हिगन्स उसकी पहले वालिदा है, मिसेस हिगन्स है. मिसेस हिगन्स हैं, उनका बेटा है हेनरी हिगन्स है. ये दो, और इनकी एक मेड है मिस पियर्स. ओके, ये तीन ये हो गए. एक एल्डरली जेंटलमैन है वो कॉलोनियल पिकरिंग. ओके, ये सात हो गए. और एक है जो इसमें प्रोटैगनिस्ट लड़की है, वो उसका कंप्लीट नेम तो वैसे एलिजा एलिजा डूलिटल है, और उसका वालिद है अल्फ्रेड डूलिटल. ओके, तो एक और भी शागिर्द इसमें जो ओल्ड पीपल इसमें शामिल किया है. एक उसका नाम क्या है भला, कोई बता सकता है? एक वो है. Sunny. ठीक. कहानी हम ऐसा करते हैं, मैं तो इतनी बड़ी कहानी कैसे सुनाऊं आपको. इसकी कहानी इसकी इन कैरेक्टर्स में है, तो मैं आपको इसका थीम सुना देता हूँ, ठीक है? फिर हम इसको एक्ट वाइज इसको पढ़ लेंगे, जो कि आज मैंने आपको नोट्स शेयर किए हैं. ओके, तो कहानी कुछ यूं है इसकी. बिकॉज द स्टोरी ऑफ द प्ले जो है वही आपको इम्पोर्टेंट है. बाकी मैंने दो तरह के आपको नोट्स शेयर किए हैं इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उसे लाजमी पढ़िएगा. और ये ड्रामा जो है इसका ओरिजिनल टेक्स्ट ज़रूर पढ़िएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंफॉर्मेटिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ड्रामा, एंड इट्स वेरी रिनाउंड ड्रामा. तो इंग्लिश एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड फॉर जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्ले ऑफ जीबी शॉ, आई मीन पिगमेलियन. तो बाकी आपको कैसा लगता है ये तो आपको पढ़ के ही पता चलेगा. कहानी कहानी की तरफ अगर आए तो इसके 5 एक्ट्स हैं ओवरऑल, ठीक है जी. और इसमें टोटल जैसे आप लोगों ने बताया है कि ये इसमें कितने करेक्टर हैं, इसमें 11 करेक्टर हैं. 2 फैमिलीज़ हैं, बल्कि 3 फैमिलीज़ हैं, और उसके 11 करेक्टर्स हैं. तो कहानी जो है एक जो स्टार्ट होता है, फर्स्ट एक्ट स्टार्ट होता है, लिसन टू मी केयरफुली. तो वो जो है बारिश हो रही है. जो फैमिली है एंसफर्ड हिल, एंसफर्ड हिल जो है फैमिली, वो सिनेमा से या किसी थिएटर से कोई प्ले देखने के बाद बाहर निकले हैं. एंड यू नो इसकी सेटिंग क्या है, लंदन है. तो रात का टाइम है, लेट नाइट जारी बात है, वो निकले हैं. तो
वो एक स्टॉप पे खड़े हैं। कौन कौन? मिसेस एंसफर्ड हिल, उनका बेटा और उनकी बेटी क्लारा। जो और वहाँ पे जो है उनको बेटे को, माँ जो है एंसफर्ड हिल जो है, मिसेस एंसफर्ड हिल, वो फ्रेडी को भेजती है कैब लेने के लिए। ठीक है जी। और वो कैब लेने चला जाता है। वहाँ पे स्टैंड बायर्स भी खड़े हैं, कुछ और लोग भी खड़े हैं उस स्टॉप पे। तो वहाँ पे एक फूल बेचने वाली लड़की आती है। तो जब वो लेने जाता है, फ्रेडी कैब को लेने जा रहा होता है, तो वो उससे टकरा जाता है। हर नेम इज लीजा, नॉट लीजा। अभी वो लीजा है, वो जो फ्लावर सेलर है। तो कुछ फूल गिर जाते हैं, तो जारी बात है वो बेचारी का नुकसान हो जाता है। और वो बड़ी पुअर है, कपड़े फटे पुराने हैं, शी इज क्लोथ इन रैग्स। और फूलों पे ही लगता है गुजारा है, बाल मैल कुचैले हैं, जूते फटे पड़े हैं। तो बड़ी बेचारी की खस्ता हालत है। तो फ्रेडी जो है, आपको पता है, अपने करेक्टर्स को पढ़ा हुआ है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। ये फ्रेडी हैंसफोर्ड हिल्स और ये मिसेस हैंसफोर्ड हिल्स एंड क्लारा हैंसफोर्ड हिल्स। आवाज आ रही सबको जी? यस सर। यस सर। अच्छा। वो स्टॉप पे खड़े हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। तो वो कैब लेने जाता है। इस नाउ डेज टैक्सी है, एट द दोज टाइम्स या दोज एरा इसे कैब कहते थे। तो वो टकराता है उससे। तो मिसेस एंसफर्ड हिल जो है ना, उसको कहती है कि चलो कोई बात नहीं, गिर गए हैं फूल तो इसके बदले में तुम कुछ पैसे दे देती है उसको। 6 पेंसेस उसको देती है। तो वहां पे एक और आदमी खड़ा होता है, एल्डरली है, उसका नाम है पिकरिंग, कलोनल पिकरिंग है। तो वो भी उस लड़की को कहता है, जब उसे देख रहा होता है, तो उसे कहता है उसी स्टॉप पे। इतने में फ्रेडी जो है इस मामले को निपटा के वो कैब लेने चला जाता है। तो वो मैं बिल्कुल थीम सुना रहा हूँ, बहुत सारी बातें, बहुत सारे डायलॉग्स जो है ना यहाँ पे फर्स्ट फर्स्ट एक्ट में है। तो मैं जस्ट आपको स्टोरी बता रहा हूँ कि आगे कैसे ये स्टोरी मूव करती है, क्योंकि बहुत सारे डायलॉग्स उसके भी हैं, फ्रेडी के मॉम के इस पहली ही प्ले में। और उनका वो क्लास जो है, एक्चुअली जीबी शाह विद द हेल्प ऑफ फ्रेडी एंड विद द हेल्प ऑफ ये लीजा, ये दो मुख्तलिफ क्लासों को डिपिक्ट करता है अपने प्ले में विद द हेल्प ऑफ देयर डायलॉग्स। तो वो पिकरिंग जो है ना, वो भी कुछ पैसे देता है। 3 पेंसेस नहीं, उस जो एक और अमाउंट होती है, 3 कॉइन्स वो भी होते हैं, तो वो देते हैं। तो ये ले लेती है, पहले 6 पेंसेस भी ले लेती है, फिर उसे 3 पेंसेस भी लेते हैं। और बल्कि कहती है पिकरिंग को कि आप मेरे फूल खरीद लो, मुझे रूम का किराया भी देना होता है, मुझे खाना भी खाना होता है, मैं अपनी गुर्बत के रोने रोती है ये लीजा जो है। ये बातें चल रही होती हैं, उसके साथ डायलॉग्स में एक स्टैंड बायर जो होता है, जो पास ही खड़ा है, मीन शख्स होता है, उसे कहता है लीजा से कि बीबी ये क्या बातें किए जा रही, वो जो सामने एक आदमी खड़ा है वो तुम्हारी सारी बातें लिखे जा रहा है। तो वो डर जाती है, वो समझती, वो देखती है वाकई एक आदमी कुछ चीजें लिख रहा होता है डायरी में ना, उसको देख देख के। तो वो डर जाती है कि ये कोई सरकारी बंदा ना हो, कुछ ऐसा वैसा, मैं शायद गरीब लोग हैं, हमारा कोई नुकसान ना हो जाए। खैर वो जो बंदा डायरी में चीजें लिख रहा होता है, वो बातें लिख रहा होता है, वो करीब आ जाता है। तो उसको कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो जस्ट यहाँ फूल बेच रही थी, इसने मेरे फूल गिराए, इस बीबी ने मुझे 6 पेंस दिए, इसने मुझे 3 दिए, ये वो ऐसी बातें उसको बताती हैं। तो वो आपके से कहते हैं कि आप मुझसे खौफजदा ना हो, मैं तो आपने जो कुछ कहा, जैसे कहा, वो मैंने सारा कुछ लिख लिया है। और तुम कहाँ से बिलोंग करती हो ये भी मुझे पता चल गया है। वो बता भी देता है उसको कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, किस एरिया से बिलोंग करती हो, तो किस टाइप की फैमिली से आप बिलोंग करती हो।
तो वो बड़ी परप्लेक्स होती है कि आपको मेरे एड्रेस का, मेरे फैमिली का कैसे पता चला। तो वो बताता है कि मैं जस्ट एक्सेंट से, लोगों के एक्सेंट से, वे ऑफ टॉकिंग से मुझे अंदाज़ा हो जाता है वो किस फैमिली से और किस जगह से बिलोंग करते हैं। बिकॉज आई एम अ फोनेटिकियंस। वो जो है फोनेटिक्स का प्रोफेसर होता है, एंड हिज नेम इज हेनरी हिगन्स। तो बाकी लोगों को भी वो इसी तरह बातों में लगाता है। अ, वो मिसेस हेंसफोर्ड हिल्स हैं, और जो उसकी बेटी क्लारा है, उनको भी बताता है कि आप कौन सी फैमिली से और किस जगह से बिलोंग करते हैं, और लोग जो वहाँ खड़े होते हैं उनको भी बताता है। तो वो बड़े हैरान होते हैं इस बात से, कुछ इस नॉलेज से, कि ये कैसे जज कर लेता है। तो उनको बताता है कि मैं जो है ना बहुत सारे लहजों को, बहुत सारे एक्सेंट्स को जानता हूँ, इट्स माय प्रोफेशन। और मैं मिलेनियर जो हैं बिजनेसमैन हैं उनको पढ़ा चुका हूँ अ सोफिस्टिकेटेड एंड डिसेंट लैंग्वेज, आई मीन इंग्लिश जो है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज बोलना नहीं आती, और मैं लोगों को डिसेंट लैंग्वेज भी सिखाता हूँ, और मैं काफ़ी मिलियनर लोगों को सिखा के पैसे कमा चुका हूँ। ओके। तो ये वो बातें कर रहा होता है, तो ये बड़े मरूब करता है लोगों को, स्पेशली लिजा को। जो है वो कहता है कि ये ऐसा ऐसा तुमने एक्सेंट बोला, ये तुम इस एक्सेंट की लड़की हो, तो ऐसे ऐसे। वैसे मैं तुम्हें जो है ना, मैंने नोट कर लिया है तुम्हारा लहजा। अगर मैं तुम्हें पे वक्त सर्फ करूं तो तुम्हें डिसेंट इंग्लिश सिखा सकता हूँ। बाकी ये फूल शूल जो तू बेचती है, तो ये लो, उसके पास कुछ पैसे होते हैं, उसको टोकरी उसकी पैसों से भर देता है हिगन्स जो है। तो कहता जब थोड़ा सा प्राउड है, आपको पता है वो, जिसको मैं नोट कर लूँ, जिसकी बातें मुझे नोट हो जाए, जिस पे मेरी नज़र हो जाए, वो उसकी मैं उसको मैं बदल देता हूँ, इस टाइप के वो डायलॉग बोलते हैं। खैर, इतने में वो जो फैमिली है वो उन कहती कि हमें कैब चाहिए, तो हिगन्स एक विसल बजाता है, कैब आती है। वो क्लारा और उसकी माँ उसमें बैठ के चली जाती है। अब स्टेज पे पीछे बच गए हैं पिकरिंग, और वो जो है फूल बेचने वाली लिजा, एंड एक जेंटलमैन, एक एल्डरली बूढ़ा आदमी जो है वो पिकरिंग वहाँ पे मौजूद है। उनका आपस में बातचीत होती है हिगन्स की। तो पिकरिंग उसको बताता है कि फैंटास्टिक स्किल है आपके पास, तो फिनेटिक्स जो है। तो उसको बताता है, वो पिकरिंग हिगन्स को बताता है कि मैं भी प्रोफेसर रहा हूँ, मैं भी इंडिया में जो है स्पोकन संस्कृत को राइट करता रहा हूँ, लिखता रहा हूँ। तो फिर हिगन्स को भी उसमें इंटरेस्ट पैदा हो जाती है, बिकॉज वो भी देखता है कि ये भी लिंग्विस्टिक्स का बंदा है। हाँ, तो उनके बातें, उनकी सोच भी काफ़ी मिलती हैं। इतने में वो उसको भी बताते हैं, क्या कहते हैं, क्लारा से भी बातें करते हैं कि वो क्लारा, सॉरी नहीं, लिजा से, जो तीन तो लोग रह जाते हैं, उसके उसको पैसे भी दे देता है, उसको हिगन्स है, उस फूलों का भी पैसे देता है, और उससे कहता भी है अगर तुम सीखना चाहो तो सीख सकती हो। तो उस वक्त तो इनकार करती है कि ऐसा कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ सीखना चाहती। खैर, वो हिगन्स और पिकरिंग जो है ना आपस में तय करते हैं कि हमें कल मिलना चाहिए कहीं लंच में, तो ताकि दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड हैं। वो स्टेज से ये बातें करते हुए गायब हो जाती है, वहां पे रह जाती है सिर्फ और सिर्फ लिजा। इतने में वो फ्रेडी आ जाता है कैब लेके। वो देखता है उसकी मामा और उसकी बहन तो जा चुकी हैं। और कैब वाले इसको भी देखता है कि यार, ये मैं तो आपको लेके आया था, लेकिन हमारे फैमिली तो जा चुकी है। तो वहां जो खड़ी होती है लिजा, वो कहती कोई बात नहीं, डजेंट मैटर, मैं ले लेती हूँ कैब, मुझे भी तो घर जाना है, इस तरफ जाना, मैं भी साथ शेयर करूँ। तो कैब वाला उसे बड़ी अजीब नजरों से देखता है कि ये मुंह और मसूर की दाल, ये बड़न कैसे कैब अफोर्ड करेगी। तन पे ढंग के कपड़े नहीं है, पाँव में चप्पल नहीं है, सर में हाल नहीं है, कोई बुरे हाल है। तो वो फिर कहती है उसे, फिर सॉरी, एक जस्ट मिनट, जस्ट जी।
आई एम सॉरी। तो वो उसे कैब वाले से कहती है कि मियाँ, मेरे पास तो पैसे हैं, मैं भर दूंगी, डोंट वरी। तो खैर वो कैब में बैठ के, और फ्रेडी और वो दोनों कैब में बैठ के कैब शेयर कर लेते हैं, चले जाते हैं। और वो घर आ जाती है अपने रूम में, और वहाँ के अपने जितने पैसे होते हैं दिन भर के सिक्के एटसेट्रा तो काउंट करती है और सो जाती है। यहाँ पे जो है एक्ट वन खत्म हो जाता है। ओके। तो इस एक्ट में हमें इंट्रोड्यूस तकरीबन तमाम करेक्टर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। नेक्स्ट डे वो जो है समरी एक्ट टू की यूं है, कुछ दो तीन बातें उसमें इंपॉर्टेंट है, बस मैं वही बताऊंगा, बाकी आप खुद से पढ़ोगे और प्ले पढ़ोगे तो आपको डायलॉग का मजा आएगा। नेक्स्ट डे जब एक्ट ओपन होता है तो वो जो मिस्टर पिकरिंग है, आई मीन कलोनल पिकरिंग एंड हिगिंस है, ये दोनों बैठे हैं, और घर वो अ, उसका है हिगिंस का। तो विमपोल स्ट्रीट इसका नाम है, इस जगह का एड्रेस है। और जो वो स्टॉप था जहां वो रात खड़े थे वो कोवेंट गार्डन था, कोवेंट गार्डन था, और ये विमपोल स्ट्रीट थी। बता रहा हूँ कि ये सेटिंग ओवरऑल लंदन की है। तो वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, डिफरेंट डायलॉग्स हैं, फोनेटिक्स के बारे में, लिंग्विस्टिक्स के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। तो इतने में एक मिसेस पियर्स जो है ना वो आके बताती है कि कोई मिलने वाला आया है, हिगन्स को बताती है। तो कहता है मोस्ट वेलकम, उसे आने दो। वो कहती है कि एक लड़की है और आपसे मिलना चाहती है। कहता जी आने दो। जब वो आती है तो वो लिजा होती है, एड्रेस जान जोन के, वो आ जाती है वहां पे। और वो कहती है उनसे, मतलब हिगन से कहती है कि मैं एक्सेंट सीखना चाहती हूँ। हाँ जी, फ्रेडी क्लारा का भाई है। तो ये मैसेज कर रहे हैं। तो वो कहती हैं कि जी मैं आपसे एक्सेंट सीखना चाहती हूँ। तो वो उसको देखते हैं, वो कल की निस्बत, राज की निस्बत थोड़ा सा जो है ना बेहतर हालत में है, मतलब कुछ ढंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो हिगन्स उसको बड़े अजीब सी नजरों से देखता है कि ये सीखेगी। तो वो फिर बताती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा एक्सेंट अच्छा हो जाए, मेरी इंग्लिश अच्छी हो जाए, तो मैं ये फ्लावर्स कॉर्नर की बजाय मैं फ्लावर शॉप बना लूँ और किसी अच्छी शॉप में जॉब करने लग जाऊँ। और भी वो डायलॉग्स चलते हैं, लेकिन हिगन्स जो है ना उसको कहता है कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, इसमें क्या है, डजेंट मैटर। तो पिकरिंग कहता है कि तुम इसे सिखा नहीं पाओगे। तो वो उसको एज एन ऑब्जेक्ट के तौर पे डील करता है, कोई मसला नहीं, मैं उसको सिखा दूंगा, ये ये क्या है, गरीब है तो क्या हुआ, फलां है तो क्या हुआ, यानी उसको आ, एक्सक्यूज मी सर। या जी जी। एक्सक्यूज मी सर। फिर वो उससे जो है वो फीस नहीं लगेगा, क्योंकि उसको उसको एज ऑब्जेक्ट उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ ना जी। तो वो जो है जाहिर बात, एक्सपेरिमेंट की तो ऑफर उसने उसी वक्त दे दी थी ना, जब वो रात तक खड़े हुए थे वहां पे स्टॉप पे। तो उसने उसको पैसे भी दिए थे, और वहाँ एक डायलॉग भी बोला था कि मेरी नज़र जिस पे पड़ जाए मैं उसको बड़ा सोफिस्टिकेटेड बना देता हूँ, तो मोस्ट मोस्ट वेलकम, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें चेंज कर सकता हूँ। तो फिर वो मिस्टर पिकरिंग के साथ लग गया था। तो वो जो लिजा है इसीलिए वहां आई थी, लेकिन लिजा मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो इसलिए उसने कहा है कि मैं आपको इसकी फी ऑफर करूंगी। ओके। तो वो कहता है फी शी का कोई मसला नहीं है, मैंने रात भी कहा था। लेकिन लिजा को ये भी है ना, उसने ये भी तो कहा था कि मैंने मिलियनेयर को पढ़ाया और मैंने बड़े पैसे कमाए हैं। तो लिजा आके उसे कहती है कि मैं फीस दूंगी ऐसा वैसा। तो वो कहता नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है, मैं फीस शीस नहीं लेता। तो मैं सिखा दूंगा तुम्हें, तुम जो है ना, बल्कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो वहाँ पिकरिंग जो है ना उसे कहता है कि तुम नहीं सिखा पाओगे, ये बच्ची का लहजा और इसका एक्सेंट और ओवरऑल जो है ना तुम इसके सोफिस्टिकेटेड नहीं बना सकते। तो वो कहता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ, फोनेटिक्स का प्रोफेसर हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे काम करना, ये वो उसको कहता है। तो ऐसी बातों पे ना उनकी बेट लग जाती है कि आफ्टर 6 मंथ्स या आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जो है ना एक बॉल, एम्बेसडर बॉल होने जा रहा है, यानी एक पार्टी होने जा रही है एम्बेसडर्स की।
तो पिकरिंग कहता है कि उसके आने तक, उस पार्टी तक, अगर तुम इसे एक मिस्ट्रेस को सोफिस्टिकेटेड लेडी बना दो तो मैं मान जाऊं, ठीक है जी, बाकी इसका खर्चा वर्चा सारा मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, जितने भी इसके एक्सपेंसेस आएंगे तो मैं तैयार हूँ, ये यहीं रहेगी। तो वो कहता है ठीक है, लग गई बैठ, ये वो। तो एज एन एक्सपेरिमेंट उस बच्ची को लेते हैं, वो सामने सारी बातें उसके सामने हो रही होती हैं। तो जस्ट लाइक ऐसे नॉट ऑन स्टूडेंट्स के तौर पर नहीं लेता है कि उसे, उसको ऐसे जैसे किसी ऑब्जेक्ट के तौर पर कोई तजर्बा करना हो, और उसके डायलॉग भी ऐसे ही हैं। तो वो इन बातों को अभी सोचती है रहती है कि ये कैसे, जैसे बिल्कुल एक बेजान सी चीज को हम ले लेते हैं तो वो इस तरह उस डायलॉग बोलता है, मतलब वो उसकी जारी बता, उसकी क्लास बहुत लोअर है, तो उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं, इस बच्ची को क्या समझाता है क्या नहीं आता है, तो ये क्या समझती है, खैर वो उसको ले लेता है। तो वहां पे जो मिसेस पियर्स है ना, वो ये बातें सुन रही होती है, मेड है लेकिन एल्डरली है, उसने हिगिंस को परवरिश करती रही है उसकी। तो वो उसको कहती है कि आप इसको किस तरह से डील कर रहे हो, आप इसको अगर सिखाना भी चाहते हो तो उसको कुछ डिसेंसी सिखानी है, तो इसको कल्चर भी सिखाओगे, कल्चर कैसे सिखाओगे, अगर आप पोलाइट होगे तो वो पोलाइट होगी, इसको पोलाइटनेस भी सिखाओ, इसको कल्चर भी सिखाओ, जस्ट एक्सेंट मत सिखाना। तो फिर वो उसको अपने पास ही रख लेते हैं और कहते हैं कि तुम इधर ही रहोगे, तुम नहीं जा सकती ना। तो वो नाराज होती है कि मुझे किस तरह से डील किया जा रहा है, मैं तो खुद स्टूडेंट बनने आई थी यहाँ, तो ये मुझे कैसे डील करता है। खैर वो उसको काफ़ी सारी चॉकलेट्स देता है और कहता है कि नहीं नहीं तुम ये खाओ, रहो इधर। तो वो समझती है कि इन्होंने कुछ ना जहर शहर ना मिला दिया हो इन चॉकलेट में, तो कहता है नहीं नहीं, आप तो घबरा गई, उसको हाफ में डिवाइड करता है, एक हाफ खुद खाता है, एक हाफ उसे देता है, और अपने पास रख लेते हैं, जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट। उनकी बेट लगी होती है कि हम इसको सिखाएंगे। तो वो नहाल, उसको कपड़े दिए जाते हैं, नहलाया दहलाया जाता है, वो साफ सुथरी हो जाती है। तो फिर जो है इसमें स्पेशली जो है, इसमें एक और करेक्टर भी इंट्रोड्यूस होता है, जब वो रहना शुरू हो जाती है तो ऊपर नीचे विद इन फ्यू डेज वो उसके जो है अल्फ्रेड जो है, लिटल डू लिटल जो है वो वहाँ आता है, वो लिज़ा का वालिद है, उसे पता चलता है, वो वहाँ आ जाता है। तो वो कहते हैं वो तो हाँ इधर ही है, तो तुम्हें क्या पड़ी है इसका, ये रह रही है साफ सुथरे माहौल में रह रही है, तुम्हें इससे क्या है। तो वो कहता है मेरी बेटी है, मैं लेने आया हूँ, जारी बात है, उसे भेजो। ये बातें हो रही तो वो अपर स्टेयर से नीचे आती है, उसको खैर वो पहचान ही नहीं पाता कि ये मेरी बेटी है, इतनी साफ सुथरी हो चुकी, साफ सुथरा लिबास हो चुका था इसको। बट वो कहता है कि अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो उसे रखना तो रख लो, लेकिन इसके एवज में मुझे कुछ पैसे दे दो। अल्फ्रेड डू लिटल का ये अंदाज होता है, और यहाँ तक कि वो बड़े सीवर किस्म के वर्ड्स कह रखता है कि इसको अगर आपने अपनी मलकियत में रखना है एज अ मिस्ट्रेस तो तब भी आप रख सकते हो, लेकिन मुझे पैसे दे दो, और वो भी 5 पाउंड्स दे दो। अल्फ्रेड उसे, सॉरी, हिगन्स उसे 10 पाउंड देता है, तो उसे 5 पाउंड वापस कर देता है कि नहीं मुझे इतनी ही ज़रूरत है, मैं इससे ज़्यादा मेरी मैं खर्चा ही नहीं करता। खैर उसे 5 पाउंड दे दिए जाते हैं, और उसे कहा जाता है कि तुम अकेले रहते हो और तुम्हारी जो मिसेज है वो फोत हो चुकी हैं, तुमको शादी वादी कर लो। कहता हाँ मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैं किसी बैचलर लड़की को ढूंढ रहा हूँ, एल्फ्रेड डू लिटल कहता है। ये बातें करने के बाद वो चला जाता है। लिजा को बहुत दुख होता है ये सारी बातें सुन के। तो यहाँ पे जो है ये सेकंड मेरा ख्याल एक्ट भी ख़त्म हो जाता है, इसमें ये वाक़यात होते हैं। और थर्ड एक्ट में आई थिंक थर्ड एक्ट में जारी बात है, जो थर्ड एक्ट है वो आफ्टर अ फ्यू मंथ्स जो है, ये बात है कि आफ्टर अ फ्यू मंथ्स क्या होता है, ये तीसरा एक्ट जो है आफ्टर अ फ्यू मंथ्स डिस्प्ले हुआ है। तो कुछ माह गुजर चुके हैं, तो उसके बाद जो वाकया जो भी हुए, लेकिन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स ये डिस्प्ले हुआ है। तो वो कुछ सोफिस्टिकेटेड हो गई है, उसका जो अ, जगह है जो एक्ट डिस्प्ले होता है थर्ड, वो है मिसेस, जो उसकी माँ है एंसफर्ड, मिसेस एंसफर्ड हेल जो है,
वो अपने रूम में बैठी है, ड्राइंग रूम में बैठी है, बड़ा ही वेल डेकोरेटेड एंड अप टू डेट एंड अप टू टाइम एंड मॉडर्न फर्नीचर और बहुत ही क्लास की चीज़ें वहाँ सजी हुई हैं। और वो खुद भी बड़ी एस्थेटिक सेंस रखती है, आर्ट लवर है एंड बोर्जुआ क्लास से बिलोंग करती है। और उसकी माँ जो है हेनरी हिगन्स की। तो इतने में वो आता है, उसे हिगन्स आता है अपनी वालिदा के पास, उसे कहता है कि मेरे एक्सपेरिमेंट कैसा जा रहा है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपको रिजल्ट कैसा लग रहा है, लीजा में कैसी कैसी तब्दीलियां आई हैं, ये है वो है। तो वो उसको डांट डपट भी पिलाती है कि तुम पोलाइट नहीं हो, तुम उसको ऑब्जेक्ट समझते हो, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो, उसको ऐसे वर्ड करते हो, उसको ऐसे टीज करते हो, उसको बार बार क्लास का ताना दिया जाता है और उसको बताया जाता है कि तुम्हारी क्लास के लोग ऐसे बोलते हैं और तुम ऐसे थी और तुम्हें ऐसे बोलना चाहिए, इस टाइप की बातें वो करती। खैर, तो राम को बताया जाता है, वो बताती है कि आज मेहमान आ रहे हैं, इसलिए तो वो कहता है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, तो हम एक्सपोज करेंगे उनके सामने और देखेंगे कि इसको किधर इसने किस कदर सीखा है। मेहमान आ जाते हैं। मेहमान कौन होते हैं? वही एंसफर्ड हिल होती हैं। ये तो मिसेस वो वहाँ मेहमान आती हैं, एंसफर्ड हिल्स, उसकी बेटी क्लारा हिल्स एंड फ्रेडी हिल्स, ये आते हैं। तो जब आते हैं तो फिर हिगन्स जो है उनको एक दफा तो नहीं पहचान पाता, उसे याद आता है कि मैंने इनको कहीं देखा है, कहाँ देखा है, कहाँ देखा है। खैर उसे पता चल जाता, ओके ये तो स्टॉप पे देखा था जब बारिश हो रही थी रात को, ये कैब के इंतजार में हम भी खड़े थे और ये भी खड़े थे। तो वहां पे जो है बड़ी सोफिस्टिकेटेड ड्रेसिंग के साथ, बड़ी डिसेंट ड्रेसिंग के साथ लीजा आती है, उनसे बातें करती है, मिलती जुलती है, गपशप लगाती है। तो ये सारी बातें हो रही होती हैं, तो एक पॉइंट पे जब आती है तो वो कोई क्लारा या कोई ऐसा कोई पॉइंट करते हैं, कोई बात करते हैं जो लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग होती है। तो जारी बात है उस पे तो उसको बड़ी कमान रही होती है, इसको लिजा को, तो वो फौरन उसी लहजे में, बड़ा क्रॉन्की लहजे में वो बातें करना शुरू कर देती है। किसी डिजीज के बारे में बात हो रही होती है। तो वो जो है हेनरी हिगन्स, उसको पता चलता है, वो उसको साइड पे ले जाता है और कहता है दोबारा वहां नहीं जाना। खैर, तो फिर वो कहते हैं कि अब लीजा नहीं आ सकती, इज नॉट अवेलेबल फॉर योर मीटिंग। तो फ्रेंडी जब देखता है लिजा को, वो आया होता है, वो उसको पहली ही नज़र में प्यार करने लग जाता है और उसकी माँ भी मुतासर होती है, बहन भी मुतासर होती है। खैर वो मेहमान चले जाते हैं और उसकी माँ से वो पूछता है कि कैसा रहा, तो वो उसे बताती है कि अभी तुम्हारी जो है ना कोशिशें इतनी ज़्यादा रंग नहीं ला रही, लेकिन सिविलाइजेशन नज़र नहीं आती जिसकी, जो कि तुम नहीं सिखा रहे अपने। जबकि पिकरिंग जो होता है वो बड़ा पोलाइट होता है, वो भी वहीं होता है, आता जाता रहता है। तो वो बड़ा पोलाइट होता है, बड़ा रिगार्डफुल होता है, रिस्पेक्टफुल होता है। तो उसके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, डरली है। बस यहाँ तक ये तीसरा प्ले है। फोर्थ प्ले में जो है बहुत शॉर्ट है, वो सिर्फ इतना है कि इसमें दो अहम वाकयात हैं। एक स्लीपर्स का है कि वो हिगिंग और पिकरिंग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि इन स्लीपर्स की मानद है ये लड़की और ऐसे है वैसे है। तो वो ये बातें सुनती है और फिर उनको कहती है कि आपने मुझे किस तरह से इन ऑब्जेक्ट डील किया, आपने डिसरेस्पेक्ट की है, ये किया है, वो किया है, सेल्फ, इस तरह की बातें उसमें होती हैं। इन तीनों के डायलॉग्स हैं। तो हिगन्स भी उसे कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ऐसे ही डील करता हूँ बिकॉज यू आर नॉट, मेरा कोई आपसे रिलेशन थोड़ी ना है, मैं तो आप पे एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। आप तो खाम का इमोशनल हो रही हो और खाम का रोमांटिक एंड रोमांटिक होती जा रही हो। अगर ऐसा ही कुछ करना है तो मैं आपके लिए कोई मुनासिब सा बंदा ढूंढ के आपकी शादी करवा देता हूँ। तो इसको ये बात भी बड़ी लगती है, तुम कौन होते हैं मेरे रिश्ते विश्ते ढूंढने वाले, ये वो कहता है डजेंट मैटर, जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कोई ऐसा रिलेशन रखूँ। यू आर तो इस टाइप का वो बड़ा स्टर्न और बड़ा स्कॉर्नफुल और बड़ा इग्नोरेंट किस्म का उसका डायलॉग डिलीवरी है हर जगह उसके साथ। तो पिकरिंग उसे समझाता है भाई इसकी बातों का बुरा ना मनाओ, इसने तुम्हें कुछ सिखाया, कहता मैं सिखाया, मैंने तजर्बा किया, इसको सोफिस्टिकेटेड बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इस टाइप। और खैर वो
इसमें ये भी होता है कि वो कहती है कि मैं छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है जी, तो वो घर छोड़ के जा रही हूँ, ऊपर वाली मंजिल पे चली जाती है। तो फिर जो है उसका अब्बू आ जाता है, उसका जो है वो जो डू लिटल है, एल्फ्रेड डू लिटल, वो आता है। वो आके बताता है उसको, हिगिंस को बताता है कि आपने जहाँ मुझे अपॉइंट किया था, किसी जगह पे उसने अपॉइंट किया होता है बातों बातों से, जिस जगह आपने मुझे अपॉइंट किया था, जिस गोरे के साथ, जिस अंग्रेज के साथ, जिस बिजनेसमैन के साथ तो उसके साथ मैं रहा हूँ, वो फौत हो गया। तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, मैं अब बड़ा मिलीनियर बंदा हो गया हूँ। उसने सूट शूट भी सही पहना होता है, ज़बरदस्त किस्म का। तो इतने में ओलिजा ऊपर से नीचे आती है, फिर तो ये देखता है, उसे हिगन्स देखता है कि ये तो अभी वापस नहीं गई अच्छी, ये कह रही थी मैं वापस चले जा रही हूँ। तो कहता है मैं आप लोगों को दावत देने आया हूँ कि मैं अपनी शादी कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरी शादी पे आइए। ये कह के वो चला जाता है। तो यहाँ पे एक्ट 4 भी खत्म हो जाता है। अब एक्ट 5 जो है ना, इसमें वो पार्टी आने वाली है एक, ठीक है जी, वो पार्टी जो है, जो कि एम्बेसडर बॉल पार्टी है वो वाली, बल्कि ये, हाँ वही पार्टी आती है। ये थर्ड एक्ट में आई थिंक मेरा ख्याल आई थी, जब वो क्लारा और वो आते हैं, या 5 एक्ट में, 5th एक्ट में, हाँ जी। तो ये पार्टी भी अटेंड करते हैं इसमें। तो वो जो है पार्टी भी अटेंड होती है इनको, वो ज़ाहिर बात है काफ़ी अच्छी पार्टी रहती है, काफ़ी सोफिस्टिकेटेड रहती है। तो वो मिसेस हिगिंस जो है वो बड़ी सेटिस्फाई होती है कि इसमें बड़ी तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ गई है, ये तो अलीज़ा, उसको अलीज़ा कहना शुरू कर देते हैं, अलीज़ा की बजाय वो अलीज़ा हो जाती है, अलीज़ा डूलिटल। तो उसको अदब से नाम लेती है मिसेस हिगिंस जो है। और फिर जो है वो, इतने में वो जो फ्रेडी होता है वो लव लेटर्स लिखना शुरू कर देता है, थर्ड प्लेस से ही मुख्तलिफ लव लेटर्स उसको लिखता है, उसको बताता रहता है कि मैं कितना प्यार करता हूँ। और 5th एक्ट में जब फिर एक दफ़ा उसको कहती है मम, आखिर में जब पार्टी अटेंड करके आ जाते हैं तो कुछ, वो उसके बाप की शादी का जो पैगाम आया होता है एल्फ्रेड का, तो ये तैयार होते हैं। तो फिर ये कहती है उनको कि मैं अब दोबारा यहाँ नहीं आऊँगी, ठीक है जी। और वो उनके साथ ही तैयार होके, हिगिंस तो नहीं जाता, मिसेस हिगिंस के साथ तैयार होके घर से चली जाती है, और प्ले ख़त्म हो जाता है। और इसका एक एपिलॉग लिखा है। एपिलॉग मीन ये होता है कि उसमें डायलॉग नहीं होते, कोई स्टोरी टेलर टाइप का बंदा आके स्टेज पे बताना शुरू हो जाता है कि ये जी प्ले ख़त्म हो चुका है, बस हुआ ये है कि बाद में ये शादी कर लेगी, कौन वाला, उससे फ्रेडी से अलीज़ा शादी कर लेगी, और दोनों, वो दोनों हंसी खुशी, क्या हुआ हिगन्स का, क्या हुआ उसका, बाकी लोगों का। तो ये ऐसे बड़े अजीब से अंदाज में, किस क्वेश्चनेबल अंदाज में जो है ना, ये प्ले खत्म होते हैं इसके, जी भी शाह के। ओके, हाँ जी, सुनी कोई कहानी आपने जो, यस मैम। ओके। हाँ जी, समरा लियास लियास को बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, इसमें से कुछ लेफ्ट कर गए हैं। हम्म, ओके, तो खैर ये लिंक अवेलेबल होगा। अब आपने कुछ कहानी सुनी है, कुछ सिर्फ खुद से पढ़ेंगे, और इसके एक्ट वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, आप जो है ना इसको अच्छे से याद कर लोगे। ओके, अब ये है कि जो मैंने नोट्स आपको शेयर किए हैं, ओके, अगर आपके पास हैं तो वुड यू लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, क्या कोई बंदा अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। और वो शेयर करे जो थोड़ा बहुत पढ़ना भी जानता हो इंग्लिश को ना, हम जस्ट फॉर किडिंग सभी जानते हैं, लेकिन उसे पढ़ना भी पड़ेगा। अब उसकी समरी है, जो लेटेस्ट मैंने नोट्स शेयर किए उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हिम्मत करें।
आज ही मैंने जो नोट्स शेयर किए हैं जिस पे पिक्चर बनी हुई है बिग मिलियन, कौसर ही जारी पे तो शेयर करेगी, यही इनिशिएटिव स्टेप्स लेती हैं। फैंटास्टिक हो सर। हाँ जी कीजिए, शेयर कीजिए। जी सर, एक मिनट। हाँ जी, पढ़ेगा कौन ये, अब ये बता दें जो सर पूछ कौन। ले, अगर रीड करे तो फिर, वरना फिर मैं माइक ऑन रखूं, खुद करूंगी रीड। हाँ जी आप खुद ही कर दें रीड। ओके सर। एक्ट वन से जो है ना इसका होगा। अब एक्ट वन एक्ट टू जो है सिनॉप्सिस ऑफ द प्ले इसमें आएगा होगा, तो सब देख लें। सिनॉप्सिस ऑफ द प्ले होगा उसको। सर कहाँ से स्टार्ट करना मुझे है? ये एक्ट वन से ना। सबको आवाज क्लियर आ रही है कौसर परवीन की? जी सर आ रही है। ओके, शुमाइला आपको आ रही है? शुमाइला जा, शुमाइला बीबी, इकरा साजिद, अनीला इजाज, सब मौजूद तो है ना? सना खालिद, सोबिया कौसर। ओके, देन लिसन टू हर केयरफुली। ओके जी, स्टार्ट करें पढ़ना। I'm going to start. Heavy rain drenches Mrs. वो Anford कहता है Hill. बहुत, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसकी माइक ऑफ कीजिए जरा। Okay. ओके, मैं क्लियर आ रही है, बाज लोग कहते हैं। आप जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर करके पढ़ सकती हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप अगर स्क्रीन शेयर कर दो फिर सबको नजर आएगा कौन से एक्ट और कौन सा क्या चीज पढ़ी जा रही है। सर मैं वही तो मैं कर ये रही कहना, हूँ। बट आपकी स्क्रीन तो शो ही नहीं हो रही। हैं? स्क्रीन ओके शो ही नहीं हुई यहाँ पे। एक मिनट एक मिनट। अब हो रही है? जी शो हो रही है स्क्रीन। जी हो रही है अब। ओके, आवाज आ रही है? हाँ जी क्लियर आ रही। ओके सर, स्टार्ट करूँ? हाँ जी बिल्कुल ठीक है, हैवी रेन से स्टार्ट कीजिए। ओके सर। Heavy rain drenches Mrs. Anford Hill and her two adult daughters, Freddie and Clark, as they wait hopelessly for a cab. The Ansford Hills and other patrons have just exited the theater after a late night show. As Freddie leaves to continue looking, her runs into flower girl Aliza, dressed in dirty rags. Aliza is not shy about voicing her displeasure and in her loud Cockney accent demands payment for her ruined flowers. She is overheard by a gentleman note taker who correctly identifies Liza's neighborhood simply by listening to her speech. He does the same for various bystanders and amazes all, including linguistics expert Colonel Pickering, who has coincidentally traveled to London to meet the famous note taker. Phonetics extraordinary
ODN कितनी सही है लफ्ज़ क्या है? Can you वही please help? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। Okay, sir. Henry Higgins, Professor Higgins admonishes Eliza for her curbstone English and jokingly asserts to Colonel Pickering that in 3 months he could pass that girl off as a duchess at an ambassador's garden party. ओके, और देखिए ना उसके वर्ड्स देखें कि मैं इस लड़की को एक डचेस में तब्दील कर दूंगा। तो ये जो लड़की है ना, इसको डचेस बना दूंगा, बड़ा प्राउडी है, बड़ा फला स्टाइल में वो कहता है। ओके। Yes, sir. Pickering and Higgins leave to discuss fanatics over dinner, and Freddie arrives with a cab only to discover his mother and sister have gone home on the bus. Eliza, still reeling from Higgins' insults, decides to treat herself to Freddie's cab with the money Higgins threw into her flower basket. Eliza arrives at her small and sparse rental room, counts her money, and goes to bed fully dressed. Now start Act 2. ओके, तो अब जो है इसमें क्या समझ रहे हैं, मोटी मोटी बातें क्या हुई हैं, जस्ट स्टॉप हम ही पूछ लेते हैं कि क्या समझ आई है किसी को। कौन कौन जवाब देगा? मोहम्मद शहजाद इज ओवर हियर। सुमेरा अलियास, ओके। सना खालिद, यस सर। ना सुमेरा अलियास, बताएं बच्चे कुछ समझ आई है? एक्ट 1 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स, क्या क्या किस किस के डायलॉग और कौन कौन अपीयर हुआ है? अरीज मसूद गई, सर मेरा माइक नॉट वर्किंग। ओके, डजंट मैटर, ठीक हो गया। मतलब समझ तो आ रही है ना स्टोरी की? सोबिया कौसर, हाँ जी कहते। ओके, महविश जावर, सर मैं विश्वास जी जी। जी सर, आ रही समझ वही है जो आपने बताया था। ओके ओके, चलो ठीक हो गया। तो वही है, वो एक स्टॉप है, रेनी नाइट है, और वो जो कैब शैब ये वो सारा कुछ हुआ। ओके, आगे चलें जी। एक्ट 2 में क्या हुआ? Okay, sir. The next day, Professor Higgins is demonstrating his fanatics equipment to Colonel Pickering as both men relax at Higgins' Wimpole Street laboratory. Mrs. Peirce, Higgins' housekeeper, announces the arrival of a young woman. Thinking he can show Pickering how he makes records of his subjects' voices, Higgins asks Mrs. Peirce to admit the visitor. Cleaned up yet still obviously poor, Eliza enters the study. Higgins tells her to leave, but Eliza insists she is there to pay for voice lessons so she can be a lady in a flower shop instead of a street corner flower girl. Mrs. Peirce admonishes Eliza for her ignorance and poor manners, but Higgins begins to consider Eliza's proposal. Remembering Higgins' boast, Pickering offers to pay for the lessons and all expenses if Higgins can fool the party girls at the ambassador's garden party and present Eliza as a lady. Higgins agrees excitedly and orders Mrs. Peirce to get Eliza cleaned up. Eliza balks at this new development, and Mrs. Peirce warns Higgins that he knows nothing about Eliza's family, nor has he thought about what to do with Eliza when the experiment is complete. Higgins is assured he is doing He's doing Eliza a favor, and with a mixture of chocolates and harsh scoldings, he talks her into staying. Mrs. Peirce shows Eliza to a lovely bedroom and bath, and scrub her roughly despite Eliza's protest. Meanwhile, Higgins assures Pickering he has only a professional, not a personal interest in Eliza, as he believes that romantic relationships are too
troublesome. Mrs. Pierce warns Professor Higgins that he must watch his language and manners. Now, if he wished to serve as a poor model for Eliza, another visitor soon arrives. This time, Eliza's alcoholic and spendthrift father, Alfred Doolittle, at first pretending to protect Eliza's honor. Doolittle quickly admits he wishes cash in exchange for silence over Eliza's living situation. Professor Higgins calls Alfred bluff, but is then impressed by Doolittle's tirade against middle-class morality. Sensing a kinder, though shameless spirit, Higgins asserts he and Pickering could turn Doolittle into a politician in their month's time. After a brief encounter with Eliza, whom he does not recognize, Doolittle leaves. The act closes with a sample of phonetic lessons. The sobbing Eliza endures for the next several months. ओके तो इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है सेकेंड एक्ट में जी? इसमें ये डेवलपमेंट हुई है कि इसके एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, एल्फ्रेड। आप जस्ट 1 मिनट के लिए माइक ऑफ कर लें फिर। हाँ, तो ये हुआ है कि एल्फ्रेड जो है, एल्फ्रेड वो एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, हु इज द फादर ऑफ लिजा। और आपने देखा होगा बैट लगी है, और बैट में ये बैट कैसी लगी है कि पिकरिंग कहता है कि चलो बैट ये है कि तुम अगर किस पूर्व जो नेक्स्ट मंथ पार्टी होने वाली है, एम्बेसडर बॉल आने वाला है, अगर उस पार्टी में सबको बेवकूफ बना दो, ठीक है, सबको फूल बना दो, तो फिर मैं मानू। किस बात से फूल बना दो? इस थर्ड क्लास लड़की को ऐसे बना दो कि लोग ये समझें ये बहुत बड़ी, बहुत ही आला किस्म की और सोफिस्टिकेटेड किस्म की लेडी है, फिर मैं मानू। तो जारी बात है, ये वर्ड्स क्या हैं कि उनको इस बात का फूल बना दो कि वो इसको ये समझने लगे, इस तरह की इसके अंदर एक्टिंग, इस तरह के इसके अंदर मैनर्स और इस तरह की चीजें पैदा कर दो। ओके, इसमें एक बैट लगी है, इसमें एक एल्फ्रेड डूलिटल एक कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है, और ये भी तय पा गया है, वो 5 पाउंड्स लेकर वापस चला गया है कि जैसे आपकी मर्जी, आपके पास लड़की है, आप इसे रखना चाहें तो रखते रहे, मुझे पैसे चाहिए थे, मैं चला गया। ठीक है जी, हाँ जी, आगे जी, थर्ड एक्ट जी को सर। Okay, sir. Third act. The act opens several months later inside Mrs. Higgins' drawing room as she expects visitors. Her house is tastefully decorated and quite the opposite of her son's crowded quarters. When Higgins arrives without notice, his mother is dismayed and asks him to leave before embarrassing her in front of the impending visitors. Higgins tells his mother about his experiments with Eliza, informing Mrs. Higgins that Eliza will be trying out her new skills in front of his mother's guest. Next to arrive are Mrs. and Miss Ansford Hills, Colonel Pickering, and Freddie. Mrs. Higgins embarrasses his mother by belittling small talk, the very purpose of at-home days such as this one. When Eliza arrives, her audience is impressed. She is exquisitely dressed and appears quite well-bred. Freddie is particularly taken with her. The talk of weather turns to illness, and Eliza forgets her training when she says her aunt was done in. Lapsing totally into her Cockney brogue, Eliza astounds her audience when Higgins attempts to solve. Sorry, what's that word? हाँ जी, सॉल्वेज है। Solve the situation by telling them Eliza's language is the new small talk. The Ansford Hills are even further impressed. Higgins single Eliza, it is time
she lives, and Clara Ansford's Hill attempts the new small talk herself, admonishing this early Victorian prudery. Mrs. Higgins tells her son Eliza is not yet presentable, for although her appearance is impeccable, her language still gives her away. Professor Higgins and Colonel Pickering respond by singing Eliza's praises, boasting about her quick acquisition of dialect and her natural talent on the piano. Echoing Mrs. Pierce's earlier warning, Mrs. Higgins is concerned about what will become of Eliza when the men are finished playing with their live doll. With the 6 months deadline approaching, Eliza is presented at a London embassy. Professor Higgins is surprised to see one of his former pupils, a man who now makes his living as an interpreter and an expert placing any speaker in Europe by listening to his speech. The interpreter speaks to Eliza and tells her English too perfect for an English woman. The interpreter is further struck by her impeccable manners and announces Eliza must be a foreign princess. Pickering, Higgins, and Eliza leave. Eliza exhausted and the man exhilarated by winning their bet. Okay, sir. हाँ जी, ओके। तो इसमें एक्ट जो है, एक्ट 3 में जो एक बात हुई है इम्प्रूवमेंट की, एक जो है वो मीटिंग है, एम्बेसडर्स मीटिंग, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और वहाँ पे जो है ना हिगिंस का एक ऑलरेडी जो ओल्ड पीपल था, पुराना स्टूडेंट था, वो भी उससे मिल जाता है। और वो जो है ना सिर्फ मिलता है, वो अच्छी तालीम हासिल कर चुका है और बहुत ज़बरदस्त किस्म का। आप एक दफ़ा माइक बंद करेंगे ना फिर सर? यस। तो वो जो है वो इंटरप्रेटर, बहुत अच्छा इंटरप्रेटर बन चुका है, उसका जो ओल्ड पीपल है, तो उससे भी मिलाया जाता है। हिगन्स उससे मिलाता है उसको, और वो बातचीत करती है, और फिर वो उससे पूछता है कि आपको इसका लहजा कैसा लगा, आपको इसका एक्सेंट कैसा लगा। और वो कहता है इट्स फैंटास्टिक एंड एक्यूरेट, और बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा बैरन स्टाइल, ऐसा सोफिस्टिकेटेड एंड ऐसा डिसेंट लहजा जो मैंने तो देखा ही नहीं। बहुत कम अंग्रेज़ हैं जो ऐसी अंग्रेज़ी बोलते हैं। ओके, तो इसमें ओवरऑल ये भी आप बात नोट करें इस पिग्मिलियन में कि जीबी शाह ये भी कहना चाहता है कि उस दौर में बहुत सारे जो कॉलोनियल सिस्टम की वजह से लोग जाके अंग्रेज़ों में शामिल हो गए थे, या अंग्रेज़ जो है उन्होंने बहुत सारे इलाकों में, मफतू इलाकों में अपनी कॉलोनीज बनाई थी। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान जो है वो बड़ी मिक्सचर ऑफ अदर लैंग्वेजेस होती जा रही थी, अपनी ओरिजिनलिटी खोती जा रही थी। तो इस वजह से भी जीबी शाह ने इस पे नोट किया है कि जो सही अंग्रेज़ हैं, जो बिलोंग्स टू इंग्लैंड हैं, गोरे हैं, उनकी अंग्रेज़ी बड़ी मुतासिर हो रही है, तो उसने लैंग्वेज को इस तरह हाईलाइट किया है। तो फिर वो वही कम टू द पॉइंट, वो जो एक्सपर्ट है वो बताता है कि उसको हिगिंस बता देता है कि मैं इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ असल में ना। तो कहता है ये तो शानदार एक्सपेरिमेंट है, इसको तो आप प्रिंसेस बना सकते हो, इस तरह का ये लहजा है। तो इस तरह ये तीसरा एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। यस, नो सर। Act 4. The trio returns to Higgins' laboratory, the man still bargaining about their experiment. When Higgins asserts, "Thank God it's over," Eliza is hurt. Hurling his slipper directly at Higgins, Eliza excuses him of selfishness and bemoans what is to become of her now that the bet is over. Higgins suggests finding a husband for Eliza, and she is further insulted. Storming out of the house, Eliza encounters Freddie, who has been pacing.
Lovelorn outside her window, Freddie expresses his love and he and Eliza get into a taxi to make plans. ओके तो इसमें क्या डेवलपमेंट हुई है इस एक्ट में? तो जाहिर बात है जब वो कॉन्फ्रेंस से या उस एम्बेसडर मीटिंग से वापस आते हैं तो हिगन्स उसे कहता है ओके इट्स ओवर, मेरा एक्सपेरिमेंट जो है कामयाब हुआ और मुकम्मल भी हो गया, ठीक है। तो वो बेट जाहिर बात है इसी कॉन्फ्रेंस तक ही तो लगी थी, तो उसमें वो कामयाब भी हो गया है। तो वो इसको कहती है कि आप बड़े स्कॉर्नफुल हो, आप बड़े इग्नोरेंट हो। तो वो कहता है कि बीबी मैं जो भी हूँ आप मेरे लिए ऑब्जेक्ट हो, और मैं आपसे ये तवक्को तो नहीं करता कि मैं आपसे रोमांस करूँ या ऐसा बच्चा करूँ। हाँ अगर आपको कोई बंदा चाहिए तो मैं ढूंढ देता हूँ। तो इस तरह के लहजे में वो बात करते तो उससे भी वो अपनी इंसल्ट फील करती है। तो फिर जो है वो कहती है कि वो फ्रेडी के साथ बैठ के कैब पे वो बाहर चली जाती है। तो ये सोच रही है कि अब अगर ओवर हो चुका है, मैं तो बैठ तक यहाँ इन्होंने मुझे रोका हुआ था, बैठ के बाद क्या होगा। यस। Act 5. The next morning, Mrs. Higgins is seated at her drawing room writing table when Higgins and Pickering arrive to report Liza's disappearance. Uh, Reproaching the man for their treatment of Eliza, Mrs. Higgins is interpreted by the arrival of Eliza's father. Alfred Doolittle is dressed like a gentleman and is on his way to his own wedding, blaming Professor Higgins for his newly found riches. Alfred explains how Higgins' letter to the recently deceased Ezra D. Fuller led to Doolittle's share in the wealthy man's trust with the provisions that Alfred lectured for the Moral Reform World League. Doolittle laments the fact that he has to live for others and not for himself. That's middle class morality. When Mrs. Higgins announces that Eliza is upstairs, Higgins demands to see the girl. Eliza thanks Colonel Pickering for treating her like a lady, but excuses Professor Higgins of always thinking of her as a flower girl. Asserting her need for self-respect, Eliza says she will not be returning home to Higgins. As the party leaves to go to Alfred's wedding, Pickering and Higgins both ask Eliza to reconsider. Higgins admits that he has not treated Eliza kindly, but reminds her that he treats all people exactly the same, admitting that he has grown exasperated to her. Higgins tells Eliza that he wants her to return, not as a slave or a romantic interest, but as a friend. But when Eliza asserts that she has always been as good as Higgins despite her upbringing, the professor is truly impressed, though the play ends up ambiguously with the possibility of Eliza marrying Freddie. She and Higgins have admitted their non-conventional need for each other, and Eliza has won Professor Higgins' respect. These activities are designed to deepen students' background knowledge of Victorian history, to widen their comprehension of literary genre and language, and to introduce them to the play's major themes. Sir, is it enough? Okay, yes. Thanks a lot for cooperating over here and sharing the screen. और एक्ट 5 में जो 2-3 पहले प्रोनाउंसिएशन सुन लीजिए। एक तो है 1 2 3 4 5 6 लाइन में है डिसीज्ड है। इट्स वेरी कॉमन वर्ड है, डिसीज्ड मीन जो वफात पा चुका हो। तो हुआ ये था कि जो हिगिंस हैं डिसीज्ड जिसे बोलते हैं ना जी, एक्ट 5 में 6th लाइन है एजरा डी वेना फेलर led to डू लिटल्स शेयर, ये वाली लाइन थी। ओके
इन द वेल्थी मैन्स ट्रस्ट। तो वो डिसीज्ड हो चुका है, तो वो उसको लेटर लिखा था उस अमीर बंदे को, किसने, हिगन्स ने लिखा था, किसको अपॉइंट करने के लिए, इस डू लिटल को अपने यहाँ अपॉइंट करने के लिए। अपॉइंटमेंट हो गई थी, तो वो जो है वफात पा चुका है, और उस ट्रस्ट का मालिक कौन है, एल्फ्रेड डू लिटल बन गया और एक रिच मैन बन गया और उसकी शादी करने जा रहा है। तो दूसरी बात यह है कि अलीज़ा इस बात को कहती है, वो कन्फेस करता है इस बात को, जब लीजा उसे कहती है कि आप बड़े हार्श हो, आप बड़े सेल्फिश हो, और इस तरह की बहुत सी और बातें आप में पाई जाती हैं। तो वो उसने एक वर्ड बोला है जिसे आपने पढ़ा है, ग्रोन, अभी हिगन्स ने ना, ग्रोन अकस्टम्ड, ये वर्ड है, ग्रोन अकस्टम्ड है, कि मैं तो पैदाइशी ही ऐसा हूं, मैं शुरू से ही ऐसा ही इन बातों का आदी हूँ। अकस्टम मीन आदी होना, ग्रोन अकस्टम्ड हूँ, इन्हीं बातों के साथ मैं आदी हुआ हूँ। मैं एक लिविंग ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ही लेता हूँ। ये सीधी बात है कि मैंने आपसे, वो इस बात को एडमिट करता है, फ्लावर गर्ल के तौर पे लिया है कि मैंने कभी भी ये नहीं लिया, आपको ये नहीं समझा कि मैं रोमांटिक हूँ, या बल्कि सभी के साथ ही ऐसा हूँ, सिर्फ तुम ही नहीं हो, मैं जितने भी लोग मुझे मिले मैंने उनको ऑब्जेक्ट ही समझा है। यहाँ पे इस बात को अनफेस करता हूँ। तो खैर कहती है ठीक है, तो grown accustomed to or wants her to return not as a slave or a romantic interest but as a friend. When Eliza asserts that she always been as good as Higgins despite her upbringing, the professor is truly, तो जब ये एलिजा ये बात कहती है कि शी हैज बीन एज गुड एज हिगन्स डिस्पाइट, मैं तो शुरू से ही ऐसी रही हूँ, जिस, तो इससे वह थोड़ा सा मुतासर होता है। दाऊ द प्लेन्स एम्बिगुअसली, बड़े एम्बिगुअसली अंदाज में, एम्बिगुअसली में, वेजनेस में ख़त्म हो जाता है द पॉसिबिलिटी ऑफ अलीजा मैरिंग, कि अब वो फ्रेडी से शादी कर लेंगे, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह ये जो है प्ले ख़त्म हो जाता है। और क्या है इसकी एंडिंग, तो आखिर में एपी लॉक में इसने अपनी ये बात बताई है कि जिबीशा ने ये कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रॉपर एंडिंग ही हो हर ड्रामा की, कुछ एंडिंग्स जो है रियलिस्टिक होती हैं, तो मैं भी रियलिस्टिक एंडिंग करता हूँ। तो ये प्रॉब्लम प्ले है, रियलिस्टिक कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी है, अनरोमांटिक कॉमेडी भी है, रोमांटिक कॉमेडी भी है। तो ये है, तो ये बातें जो है ना, आगे इसमें प्री रीडिंग और लिटरेरी सोर्सेज एंड फॉर्म्स हैं। इस बुक को जो मैंने आपको शेयर की है 35-36 की बुक है, ये आप रीड करोगे तो आपको कुछ और बातें भी देखने को मिलेंगी। लेकिन मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा अहम बात होती है ओरिजिनल टेक्स्ट। अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ लेते हो, अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट को देख लेते हो, तो फिर सारी बातें हैं, जो आपकी वोकैबुलरी में सबसे ज़्यादा इजाफा होता है, और ये साफ सही पता चलता है कि असल में ड्रामा लिखा कैसे जाता है और ड्रामा लिखा कैसे हुआ है। तो जो बच्चे स्पेशली प्लेज के ओरिजिनल टेक्स्ट को समझ लेते हैं, उसकी वोकैबुलरी उनको याद हो जाती है, उनके पास जनरल नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। ओके, कोई बात आप पूछना चाहते हो पूछिए, कि ये किस तरह की एंडिंग है, ये क्या हुआ है, कुछ समझ नहीं आया, कोई बात, तो स्टोरी से रिलेटेड, समरी से रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप डिस्कस कर लीजिए। एंड यू आर गिवन 5 मिनट्स। हम जो है लेक्चर 40 मिनट पे क्लोज करेंगे, 3:40 पे, ओके। तो आपके पास 5 मिनट्स है सोचने के लिए, पहले एक दफ़ा सोच लीजिए, फिर जो है आप पूछिए। एक दफ़ा लाजमी तौर पे सोचिए, जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुनते आए हैं, एक दफ़ा उसको सोचिए, ये कैसी कहानी है, इसकी एंडिंग क्या हुई है, पिकरिंग का क्या बना। क्योंकि हमारे जहन में ये होता है कि कहानी एंड होती है या तो किसी के मरने पे, या किसी की शादी होने पे, या यूनियन पे, या रीयूनियन पे। तो ये हमारी ट्रेडिशनल एंडिंग चली आ रही है, या ट्रेजिडी पे होती है कि प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल ही मर जाता है। ये जीबी शाह ने किस तरह की एंडिंग की है, जस्ट एक अमकान है कि क्या होगा। आफ्टर 5 मिनट्स आप पूछोगे या फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है।
देख लीजिए एक दफ़ा, आपके हाथ में नोट्स हैं। Anila Ijaz left the class. Okay. Okay, Majida Ashraf is over here. Majida है? Okay, Anila rejoined the class. Most welcome. Majida नहीं है. Okay. Hira. हिरा. अच्छा, अपनी क्लास में जो ट्विन्स थी वो कौन कौन है? सर मैं और शुमाइला। अच्छा, अनीला एजाज और शुमाइला शुमाइला. शुमाइला कहाँ पे है? आई है अभी? शुमाइला बीबी. ओके. की लैब हो गई थी क्लास। ओके. अच्छा अनीला, बताएं, कुछ समझ आई है आज की स्टोरी की? सुनी है आपने? यस यस सर, आ गई है समझ। ओके. अच्छा, ये और भी बात है, ये जो हमारे आज 2 दिन है, इसके बाद जो 2 दिन आने वाले हैं ना, हमने ओवरऑल पिगमिलियन, जीबिशा, इम्पोर्टेंस ऑफ पिगमिलियन, इश्यूज ऑफ पिगमिलियन, क्वेश्चंस ऑफ पिगमिलियन, ये हमने डिस्कस करने हैं उसमें. ओके. और उसमें हमने इम्पोर्टेंट इश्यूज आ रही बता, क्लास डिस्टिंक्शन एक हो गया, और जो बातें हैं वो मेन इशू, और जो है जीबी शाह की ओवरऑल उसकी अचीवमेंट्स और उसके स्टाइल को जो है ना वो डिस्कस करेंगे. यानी नेक्स्ट 2 डेज जो है ना वो पिगमिलियन के लिए है. उसके बाद जो है दिन आने वाले हैं ना, वो 4 डेज यानी 4 लेक्चर्स जो होंगे, वो हम एक और नया ड्रामा जो है उसको देंगे. ठीक है. लास्ट वो ओके हमारा सर। लास्ट प्ले होएगा, तो फिर उसको देंगे. आगे जो आखिरी 2 या 3 लेक्चर्स बच गए, उसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन दे दोगे. ठीक है. तो ये जो है, बाकी कुछ असाइनमेंट जो जी नेक्स्ट सर। वो इस तरह आपकी, मैं जो एक दिन आपको डिसाइड कर दूंगा, असाइन कर दूंगा कि ये प्रेजेंटेशन है, ये टॉपिक है, वही आप यहाँ पे जो है विद इन 5 मिनट्स, विद इन 10 मिनट्स जो है आप यहाँ से ऑनलाइन ही प्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. तो ये बी प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स. और सबसे अहम बात जो है, इसको ओवरऑल स्टोरी को रीड कीजिए, करेक्टर्स को रीड कीजिए, इसकी ऑब्जेक्टिव स्टाइल को रीड कीजिए. अभी पता नहीं पेपर, जारी बात है पेपर हुए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो फिजिकल हो, ऑनलाइन ही होंगे, क्योंकि अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो भी गई तो आप लोगों ने फिर कहना शुरू कर देना है हमें पढ़ाया ऑनलाइन है, पेपर फिजिकल ले रहे हैं, ऑनलाइन ही पेपर लो. ऐसा ही होएगा ना? Yes, sir.
आप लोग तो नहीं फिजिकल पेपर देने जा रहे? सर नहीं, हम फिजिकल भी दे देंगे। नहीं नहीं, वो बात करो जो आप कर सकते हो। ऑनलाइन पूरा पहले पूरी यूनिवर्सिटी जो होती है वो फिजिकल पेपर के खिलाफ होती है, वो समझती है चलो इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो सारे ऑनलाइन पेपर देना चाह रहे होते हैं। अगर घरों में बैठ के दिए जाएं तो ये दी बेस्ट हो जाता है। जो है ना सेट किया होता है ऑब्जेक्टिव, तो हम रीडिंग इस तरह से करते हैं ना अपने लेक्चर्स की कि हमने ऑब्जेक्टिव पेपर तैयार करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये फिर नहीं कर पाता ना, इसलिए हम लोग कहते हैं कि चले हम ऑब्जेक्टिव हो जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी में ले लें। हम्म। ये है कि फिर जब जब ऑनलाइन होता है ना, लास्ट सेमेस्टर था आपका, ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को देखते हो, ना कि सब्जेक्ट पॉइंट से देख लेते हो। फिर जो है क्रिएटिविटी जी सर। बहुत ही कम हो जाती है। जारी बात है, तीन चीजें तो आपके पास, आपने जस्ट टिक लगाना होता है, आपसे सारी बात कह दी जाती है। आप इसको अच्छे इंटरप्रेटर तो बन जाते हैं लेकिन अच्छे स्पीकर नहीं बन पाते ना। तो ये इसके जो है ड्रॉबैक्स बहुत ही सामने आएंगे। फिलहाल स्टूडेंट्स तो इस चीज़ में बड़े खुश होते हैं कि हमारे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, बट प्रैक्टिकली जो है ना आप जस्ट इंटरप्रेटर हो जाते हैं, लेकिन आप अग्रेसिव स्टाइल नहीं अपना सकते, आप अच्छे स्पीकर नहीं हो सकते, आप अच्छे प्रेजेंटर नहीं हो सकते, आप अच्छे राइटर नहीं बन सकते। बिकॉज थियोरेटिकली जो है वो जो ऐसे राइटिंग जो है या कंपोजिशन है वो बड़ी वीक हो जाती है। जस्ट ए बी सी को टिक करना बाकी रह जाता है। ये सारी बात सुनने के बाद आप कहते हैं हाँ जी बी ठीक है, ए ठीक है, बी ठीक है। तो इससे जो है ना वो काफ़ी सारी डेफिशिएंसीज सामने आ जाती हैं। ओके, और कोई बात जो आज के लेक्चर के बाद? मोहम्मद शहजाद ज्वाइन, मोहम्मद शहजाद मोस्ट वेलकम। आप मेरा ख्याल पहले भी ज्वाइन किया लेकिन अब फिर से दोबारा रीज्वाइन कर रहे हैं आप। सर वो लाइट चली गई थी। ओके ओके, तो आपने स्टोरी सुनी है आज की जो कौसर परवीन ने सुनाई है? सर वो उसने स्टार्ट करा था तो लेफ्ट हो गई थी मेरी क्लास आई ओके थिंक। ओके, तो जो मैंने शुरू में स्टोरी सुनाई थी वो सुनी थी आपने कुछ? स्टोरी की समझ सर आई? आप सर आपने जब स्टार्ट की तब मेरे ख्याल में मैं नमाज पढ़ रहा था, लेट क्लास ज्वाइन की थी। ओके चले, खैर ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, आपको शेयर कर दिया जाएगा एक दफ़ा जब आप फ्री हो, रात को बेड पे लेटे हैंड फ्री लगाए और सुनते हुए सो जाए, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा समझ आएगा। ओके ओके। सर। हाँ भी कूल। फातिमा जेब है, फातिमा जेब है, माजिदा अशरफ आज नहीं है। जी अब क्लास लेफ्ट कर दें? क्या क्लास एंड कर दें? जी सर, सर थक गए हैं बहुत ज्यादा। हाँ मैं खुद पढ़ा पढ़ा हूँ, लेकिन वैसे यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हर लेक्चर जो है ना 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, और जो 90 मिनट्स का है उसकी 90 मिनट्स की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। बंदा पूछे अब इतनी रिकॉर्डिंग कहाँ से लेके आए, सारा टॉपिक फिर एग्जॉस्ट हो जाता है बंदा, चीज़ें बार 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 रिवाइज करके। ओके ठीक है, सी यू नेक्स्ट डे, अपना ख्याल रखिए। और मैं ओके ये सर। लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, और ये लेक्चर जो है जो आपका जो है ये शेयर हो जाएगा आपको। और मैं कहता हूँ 10 मिनट की और रिकॉर्डिंग हो जाए, आप लीव करना चाहते हैं लीव कर लीजिए, इट्स ओवर। तो आखिर में जो है मैं क्रक्स बयान कर दूंगा, आप बाद में सुनना चाहें तो सुन लीजिएगा। ओके, यू मे। तो आज का वैसे लेक्चर ख़त्म ओके होता सर। है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़। तो कोई लीव करना चाहता है तो डजेंट मैटर, वो लीव कर सकता है, राइट? तो बातें अगर कोई पूछना चाहता है तो आई एम हेयर इन द क्लास, वही बातें होंगी जो हम कर चुके हैं, ठीक है? बिकॉज ये तो हमारी तो रेस्ट्रिक्शंस है ना कि 44 90 मिनट्स का लेक्चर्स होना चाहिए। तो ये 15 पे स्टार्ट हुआ था, 15 पे हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, 60 मिनट्स तब हो गए, और 1675 हो चुके हैं, बस इतने हो चुके हैं। सर नेक्स्ट ऐसा कर लेंगे ना कि मतलब जैसे समरी आती है या थीम्स आते हैं, हम्म। तो एकदम पे रीड कर दिया, मतलब
जैसे स्क्रीन प्रेजेंट कर दिया, आपने रीड कर दिया, फिर स्टूडेंट से ये कहते हैं कि आपके पास अब 5 मिनट्स हैं, आप इसकी रीडिंग कर, फिर क्वेश्चन कर दो। इस तरह से टाइम भी हमारा हो जाएगा और स्टूडेंट्स जो है ना। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है ना, एक दफ़ा रीड करने के बाद या आपसे रीड या जो भी स्टूडेंट रीड करना चाहे वॉलंटरीली वो रीड कर देगा, उसके बाद उसकी क्वेश्चनिंग्स हो जाएगी। ठीक है। आज भी हमने वैसे ऐसा ही किया है कि पहले मैंने स्टोरी सुनाई है, फिर उसके बाद रीडिंग भी हुई है, उसके पहले इंट्रोडक्शन भी हुआ है, लेकिन टाइम ही इतना ज़्यादा है, अब बंदा कितना करे। ओके, तो ये सारी बातें हैं ओवरऑल। तो लाइव लेक्चर हो तो उसमें कुछ और बात होती है, बहुत सारी बातें और निकल आती हैं, स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो पूछ सकते हैं। फिर भी तो नेक्स्ट जो मैंने आपको टास्क लोगों को आपको दिया है वो सिर्फ पिग्मेलियन का, ओवरऑल पिग्मेलियन का है। इसके इश्यूज देखिए, इसकी स्पेशली समरी देखिए और इसके इश्यूज को देखिए, और इश्यूज के जो भी है, शहजाद आप भी सुन रहे हो, फातिमा आप भी सुन रहे हैं, इफ़ यू हैव नोट्स तो शेयर कीजिए उसे ग्रुप में। ठीक है, तो अच्छे लगे तो मैं इसको रिकमेंड कर दूंगा, वरना फिर मैं आपको और नोट्स शेयर कर दूंगा। ओके, इसके सर इम्पोर्टेंट। ये सर अगर हमने टाइम कंज्यूम करना है तो कुछ 5-10 मिनट मतलब थोड़ा गपशप हो जाएगा, करे बंदा रिलैक्स हो जाएगा ना। सारा दिन लेक्चर 55 मिनट के और 110 मिनट के तो सुन के आप बंदा लोग बोर हो जाता है। वही तो, आप लोग इंटरफेयर ही नहीं करते। आपने जब गपशप लगानी होती है, आराम से क्लास छोड़ते हो और निकल जाते हो। बंदा उस वक्त कह देता है कि सर कोई गपशप लगा लें, सर कोई मुझे पोइट्री बहुत अच्छी आई हुई है, मैं वो सुना लेता हूँ, आप अच्छे पोइट हो और की भी आप अपनी बात हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, वो चूंकि दोपहर में होती हैं तो हम बड़े कूल सर एटमॉस्फेयर में बैठे। ये एक बना होता है ना, मतलब माहौल सारा रीडिंग का, पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं पढ़ी जा रहे हैं, ना तो ना, बीच में आप बंदा जाता इंटरप्ट है। तो, मेरा तो गला बैठ गया सच्ची आज बोल बोल के, पढ़ पढ़ के। ठीक है, आप लोग जरा भी वो जो है ना, ये इसने कौसर ने मेरा हाथ बटाया है कुछ, वरना मेरा तो और गले का बुरा हाल हो गया था। सर ये आप लोग मुंह बटाना होगा, हाथ तो नहीं है। क्या चीज? सर ये हाथ तो नहीं ना, फिर मुंह बटाना हुआ। हाँ, मुंह बटाना हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हो गया। तो वो जो है, अब इन्होंने काफ़ी शेयर किया है, इन्होंने कंप्लीट जो है 5x पढ़े हैं। तो थैंक्स अ लॉट। बाकी होप नेक्स्ट लेक्चर है, हम देखेंगे, गपशप भी लगाएंगे, रिलेटेड टॉपिक भी होंगे, बिकॉज आप जो है इंशाल्लाह हमारा कोर्स जो है कंप्लीट होने वाला है। ऐसा ही है ना? इंशाल्लाह सर। फास्ट है ये, इसके बाद भी कोई है? इसके बाद एक ड्रामा है, मैंने वही कहा है कि अगर आपके पास कंटेंट लिस्ट है किसी के पास तो ग्रुप में शेयर कर दें। एक ड्रामा और पढ़ा है, इसके बाद हमने 4 प्लेस पढ़ने हैं, 4 प्लेस पढ़ने। द जी सर। इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट वो तो कंप्लीट हो गया, वो हमारा मिड रिजल्ट में चला भी गया। अब जो है द वे ऑफ द वर्ल्ड, पिग्मिलियन, और एक और है आ, वो जो है शेडी है, शेडी शेडी जो राइटर है, शेरिडन, सॉरी, शेरिडन जो है ना, उसका कोई प्ले है शेरिडन का, पता नहीं कौन सा प्ले है। तो वो आपके पास अगर कंटेंट लिस्ट हुई तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है जी, चले खैर, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला ख्याल रखिए अपना, और अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।